मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। हम कर रहे थे यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के अधिकार भी थे और जमींदारों के पास जो है राजस्व अधिकार होते थे तथा ये इन पे जो है कृषि से संबंधित जो है कर लेने का अधिकार होता था। और दूसरा है जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वसानुगत होते थे और जमींदारों के पास राजस्व अधिकार वसानुगत नहीं होते थे। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास ही जो ये अधिकार है वसानुगत नहीं थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जागीरदारी प्रथा क्या थी? जो सल्तनत काल में क्या था, अमीरों को उनके नगद वेतन के बदले में उन्हें उनके समतुल्य ही जो है आय के इक्ते या जागीर प्रदान कर दिए जाते थे। इस जागीरदारी प्रथा को बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने जो इसका दमन भी कर दिया था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनरुत्थान किया था। भारत में उत्तरी क्षेत्र में मनसबदारी प्रणाली को सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय जो है बाबर को दिया जाता है, लेकिन इसे अकबर संस्थागत तौर पर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नागरिक और सैन्य विभाग दोनों क्षेत्रों में लागू किया था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदार का सीधा अर्थ है एक रैंक या एक पद से लगाया जाता है। प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेवा के बदले में कुछ भूमि जागीर के रूप में प्रदान की जाती थी, जो उसके वेतन के रूप में भी होता था। इस जागीर से मनसबदार सभी प्रकार के कर वसूल करने का अधिकारी होता था, जो कि सम्राट के द्वारा उसे प्रदान किए गए अधिकार को दर्शाता था। ध्यातव्य है कि उस जागीर से प्राप्त कर की राशि से मनसबदार के वेतन को काट लिया जाता था। उसके बाद बची हुई शेष राशि को मनसबदार को मुगल खजाने में जमा करना पड़ता था। और जमींदारी प्रथा क्या थी? जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनीतिक सामाजिक कुरीति थी, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का न होकर किसी और जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। मुगलों के समय जमींदारों के राजस्व अधिकार तथा जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वसानुगत नहीं होते थे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। और तीसरा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्ता प्रणाली को दिल्ली के सुल्तानों ने ही भारत में शुरू किया था। अब तीसरा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, ये गलत होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक जो है सही है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर फारस यानी ईरान के क्षेत्र तथा पश्चिम एशिया में हो चुकी थी। भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी यानी हरियाणा का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया। पहला इक्ता था, यानी भारत में पहला इक्ता कौन सा था? जो हरियाणा का आंसी क्षेत्र था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता के रूप में दिया गया था। उसके कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी द्वारा सिंध का क्षेत्र जो है इक्ता के रूप में नासिरुद्दीन कुबाजा को दिया गया।
लेकिन प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। और मीर बख्शी मुगल कालीन शासन व्यवस्था में एक बड़ा अधिकारी होता था। अब मीर बख्शी कौन था? एक बड़ा अधिकारी। मीर बख्शी के बारे में बात की गई है कि भारत में पहले से था। मीर बख्शी मुगल कालीन शासन व्यवस्था में एक बड़ा अधिकारी होता था। उसके पास दीवान आजिर जो है कि समस्त अधिकार होते थे। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्तर पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिल पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संत निम्बारक अकबर के समकालीन थे और दूसरा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि संत निम्बारक थे उनका समय क्या था। तो ये भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और इन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म स्थान कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट है, मूंगी पैठन में। ये थे अकबर थे 1542 से 1605 तक। और निम्बारक का समय माना जाता है, देखिए इसके बारे में दो स्टेटमेंट है क्योंकि इनके दार्शनिक जो हैं ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे और इनके संप्रदाय का मानना है कि इनका जन्म हुआ था 3016 ईसा पूर्व से लगभग आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व में। लेकिन कुछ मतों के अनुसार माना जाता है कि ये लगभग 13वीं शताब्दी में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस दोनों के हिसाब से ही ये समकालीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि अकबर कब आए थे? 1542 में। अगर 13वीं शताब्दी का हम माने तो भी ये अकबर के समकालीन नहीं थे। अगर 5000 वर्ष पूर्व की बात करें तो भी ये अकबर के समकालीन नहीं थे। और दूसरा है कि संत कबीर जो है शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग समय में थे। सबसे पहले देखते हैं संत कबीर। संत कबीर कब थे? इनका जन्म हुआ था संत कबीर का 1398 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और मृत्यु हुई थी मगहर में संत कबीर की। और शेख अहमद सरहिंदी, इनका जन्म हुआ था 1564 ईस्वी में और ये 1624 ईस्वी तक रहे थे। तो ये दोनों भी एक दूसरे के समकालीन नहीं थे। तो दोनों स्टेटमेंट इस प्रकार से गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ना तो एक सही है और न ही दो। निम्बारकाचार्य भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उनका समय 13वीं शताब्दी माना जाता है, किंतु निम्बारक संप्रदाय का मानना है कि निम्बारक का प्रादुर्भाव 3016 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, ये है कि ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, लेकिन उन्हें तानसेन की उपाधि अकबर के द्वारा नहीं दी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। ये स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा है कि तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जादुई संगीतकार तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों यानी 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में मुकुंद मिश्रा के पुत्र के रूप में हुआ था, जो कि एक कवि थे। तानसेन ने पहले मेवाड़ के राजा रामचंद्र और फिर सम्राट अकबर के यहाँ एक दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य किया।
तानसेन को सम्राट अकबर द्वारा मियाँ का खिताब दिया गया था। अकबर के द्वारा कौन सा खिताब दिया गया था? मियाँ का। और बाद में उन्हें मियाँ तानसेन के रूप में जाना जाने लगा। अगर तानसेन की उपाधि की हम बात करें तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पहला तो ये कि कुछ मतों के अनुसार तो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत सिंह तोमर के द्वारा उन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी, और कुछ का मानना है कि रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने उनको तो जो है तानसेन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हम चित्रों की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर के, क्योंकि चित्रकारी का सबसे ज्यादा शौक किसे था? जहांगीर को। वो खुद भी चित्रकारी किया करते थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपनी चरम सीमा पर थी। वह समय भी उत्तम चित्रकार और कला का पारखी था। इस समय के कलाकारों ने चटख रंग और जैसे मोर के गले सा नीला और लाल रंग का प्रयोग किया और चित्रों को त्रिआयामी प्रभाव देना प्रारंभ किया था। जहांगीर ने चित्राधार और व्यक्तिगत रूप से चित्रों पर अधिक जोर दिया। जहांगीर के शासनकाल में मशहूर चित्रकार थे मंसूर, बिशनदास और मनोहर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि ये किसकी कृति है। इतना बड़ा चित्रकार था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है औरंग राजकोष का प्रभारी हुआ करता था। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। और तीसरा है मिरासीदार। मिरासीदार क्या था? राज्य का नामित राजसौदाता। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला औरंग राजकोष का प्रभारी, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि औरंग राजकोष का प्रभारी नहीं हुआ करता था। और दूसरा है बेनियान। बेनियान क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है मिरासीदार, राज्य का नामित राजसौदाता, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंग क्या था? सामान बेचे जाने से पहले जब एकत्रित किया जाता था कार्यशाला में, उससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बेनियान पाया जाता था अक्सर। तो बेनियान तो सही है इसमें, और मिरासीदार भी सही है, लेकिन ये जो है गलत हो जाएगा। कौन सा? औरंग। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औरंग एक गोदाम के लिए एक फारसी शब्द है। ठीक है, तो पहले में क्या दिया गया था हमें? राजकोष का प्रभारी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोदाम के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला फारसी शब्द है। यानी एक ऐसी कार्यशाला जहां सामान बेचा जाने से पहले एकत्रित किया जाता था। और दूसरा है बेनियान। क्या था? बेनियान को ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में अक्सर पाया जा सकता है, और यह उन व्यापारियों को इंगित करता है जिन्होंने यूरोपीय व्यापारियों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच जो है मध्यस्थ के रूप में काम किया। गुजरात में श्रॉफ, वोहरा और पारेव मुख्य बनिया परिवार थे, जैसे कि ब्रिज वोहरा और कल्याणदास पारेव। अब है दक्षिणी भारत के तमिल जिले में गांव के निवासी, जिन्हें मिरासीदार कहा जाता है, दक्षिणी भारत में अक्सर ब्राह्मण और अन्य उच्च जातियों से संबंधित होते हैं। उन्होंने पूरे गांव की भूमि पर अपना अधिकार जताया और गांव के मामलों को नियंत्रित किया। उनके अधीन किसानों का एक समूह था जो या तो गांव की जमीन पर खेती करने के लिए स्थायी अधिकार रखते थे या अन्य गांव से संबंधित अस्थायी किराएदार थे। अब रेतवारी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जो है सरकार ने मिरासीदारों को जमीन के एकमात्र मालिक के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगालियों ने बनाया था हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था।
पुर्तगाली गवर्नर निनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक भारत में थे, ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता है? ऑप्शन ए है वोडेयारों की, ऑप्शन बी है जेमोरिनों के, ऑप्शन सी है होयसलों के, या ऑप्शन डी मराठों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता है। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था। सामान्यतः शिवाजी एवं पेशवाओं के दस्तावेजों में इस लिपि का प्रयोग मिलता है। मोडी लिपि के आविष्कार के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोडी लिपि का आविष्कार यादव राजाओं के एक मंत्री हिमाद्री ने किया था, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है इसके विकास का श्रेय शिवाजी के एक अधिकारी बालाजी भावजी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें हमें स्थान दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। अंकित स्थान किस शक्ति के जो है केंद्र थे? तो पहला है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा था पहले स्थान पे। तो पहले पे था सिंधिया, ठीक है। अब है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे कौन था? जो सिंधिया वाला एरिया था, ये कौन से एरिया में था? ये वाला ग्वालियर वाले एरिया में। और दूसरा हो जाएगा होलकर। होलकर ये कौन से एरिया में था? ये था इंदौर वाले एरिया में। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? होलकर। अब है तीसरा, यहाँ पे कौन सा एरिया था? गायकवाड़, अब जिसे हम बड़ौदा के नाम से भी जानेंगे। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा गायकवाड़। और यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन सा था? ये था भोंसले, यानी आज का नागपुर। तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए हुए मानचित्र 1, 2, 3 एवं 4 से अंकित स्थान क्रमशः सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले के थे, जो क्रमशः ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा और नागपुर को प्रतिबिंबित करते थे। ये प्रमुख जो है राजस्व शक्ति के केंद्र थे। और अब इन क्षेत्र की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, यानी किस किस के बीच में हुआ था, ये हमें बताना है। दूसरा, वांडीवास का युद्ध कौन कौन सी कंपनियों के बीच में? फ्रांसिस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और तीसरा है जलियांवाला का युद्ध डलहौजी और मराठे के बीच में। और चौथा है खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसमें एक ही सही सुमेलित है कि वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो जलियांवाला बाग युद्ध नहीं, कि जलियांवाला बाग क्या था? हत्याकांड हुआ था। और खेड़ा का युद्ध ये भी गलत है, और बक्सर का युद्ध भी गलत है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है, जो कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम था, सुजाउद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच में ये हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दी थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इस निर्णायक लड़ाई में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में अंग्रेजों
जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने सभा कर रही निर्दोष जनता पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें काफी संख्या में निहत्थे लोग मारे गए थे। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में साहू एवं ताराबाई के बीच में, जिसमें साहू ने महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाकर ताराबाई को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने या बी.आर. अम्बेडकर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। इसका पूरा नाम अमृतलाल विठलदास ठक्कर था। इन्होंने 1922 ईस्वी में बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो अधीन था। पहली सूची में 4 ABCD दिए गए हैं, दूसरी में जो है इसके 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है किससे संबंधित होगा। तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जिस समय की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, तो इसका सही होगा चार्ल्स जो है कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला इसका जो है मर्क्यूरी। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। दूसरा है, भारत का गवर्नर जनरल यानी चार्टर एक्ट 1833 के अधीन क्या हुआ था? तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रेमजे डलहौजी का, उस समय कौन था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रेमजे यानी डलहौजी का अर्ल और मार्कीवारा। तो पहले का 3 और बी का 2। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सी का क्या आएगा? भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, सी का आ जाएगा 4 यानी गिलबर्ट जॉन इलियट मरे कॉन्डीमोंड मिंटो का अर्ल, और डी का आ जाएगा डी का 1। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 12 सितंबर 1786 को पदभार तथा 28 अक्टूबर 1793 को अपने पद को त्याग दिया। मार्क्वेस कॉर्नवालिस ने 30 जुलाई 1805 को पदभार संभाला तथा 5 अक्टूबर 1805 को अपने पद से त्याग दिया, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि कौन सा पद किस समय कौन क्या था, तो वो हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका प्रमुख सिद्धांत स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमें बताना है कि ये किसके लिए दिया गया है। उसका प्रमुख सिद्धांत था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतिक व्यक्ति है। तो ये काम किसने किए थे, हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महादेव गोविंद रोनाडे के द्वारा ये सभी कार्य किए गए थे। सामाजिक और धार्मिक सुधार, सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए जो विधान निर्माण का कार्य किया था महादेव गोविंद रोनाडे जी ने, और इन्होंने बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत परिश्रम किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महादेव गोविंद रोनाडे। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महादेव गोविंद रोनाडे महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाराष्ट्र के जो सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रोनाडे को। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रोनाडे को ही दिया जाता है। इन्होंने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति बाती का
विरोध किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। रोनाल्डे ने 1884 ईस्वी में शिक्षा के प्रसार के लिए पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 1891 में विडो रीमेरेज एसोसिएशन की स्थापना की। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को छपा था और हमें बताना है कि ये जो छपा था ये किस सन में छपा था। तो इसका द मार्वल ऑफ द सेंचुरी वाला जो स्टेटमेंट है किस में छपा था, ये छपा था 1896 ईस्वी में। 7 अगस्त 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा का ये प्रथम विज्ञापन था। 7 अगस्त 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा का ये प्रथम विज्ञापन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव था, डुप्ले, एल्बुबर्क, वॉरेन हेस्टिंग्स। यूरोपीय व्यक्ति हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डुप्ले ने ऐसा कार्य किया था जिसने एक राजा के पक्ष में मिल गया था और दूसरे राजा के विरुद्ध होके उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। इस प्रकार उसने एक के विरुद्ध दूसरे का साथ देकर मुद्रा व्यापार एवं अन्य लाभ प्राप्त किए। डुप्ले की इस असाधारण कूटनीति एवं दूरदर्शिता के फलस्वरूप जो है यूरोपियन लोग अंग्रेज जो है भारत को विजयी करने में सफल हुए और इसी कूटनीति को बाद में अंग्रेजों ने अपनाया और वो भारत को विजयी करने में सफल हो गए। एक राजा के खिलाफ दूसरे राजा को भड़का दिया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। एक राजा दूसरे राज्यों के खिलाफ लड़ाई झगड़े कर रहे थे और जो है यूरोपियों ने इसी बात का फायदा उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है हिंदू कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। इन युगांतरकारी चरणों का सही कालाक्रम इस प्रकार हमें बताना है कि सबसे पहले कौन क्या हुआ था, इसके बारे में हमें बताना है। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1817 में। किसने की थी? डेविड हेयर और राजाराम मोहन राय ने। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुई थी 1858 ईस्वी में। और फिर है वुड डिस्पैच, ये कब आया था? 1854 में, 19 जुलाई 1854 को। अब है कि वुड का डिस्पैच, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1835 में। तो इसका सही आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या था? सॉरी, एडम की रिपोर्ट आई थी 1835 में। वुड का डिस्पैच 1854 में। तो सबसे पहले कौन सा था? तीसरा, 3, 2, 1, 4 और 1। तीन, 4 और 1817 में ये हो गया। तो सबसे पहले कौन सा था? 1 था। 1, 3, 4 और 2। 1, 3, 4 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा। हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में डेविड हेयर एवं राजाराम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था और पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का यह प्रथम कॉलेज था। और इसमें अंग्रेजी, बंगाली, नीति शास्त्र, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष एवं गणित की शिक्षा दी जाती थी। कहाँ पे? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में।
और कलकत्ता विश्वविद्यालय की इसकी स्थापना हुई थी 1858 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर की गई थी। और अब है एडम की रिपोर्ट। विलियम बेंटिंक ने सन 1835 में शिक्षा पर रिपोर्ट दी थी। और वुड का डिस्पैच जो है 19 जुलाई 1854 को चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम तथा सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? रस्त गुफ्तार, दुर्गेश नंदिनी, महारथ या निबंधमाला? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुर्गेश नंदिनी। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये था उड़ीसा की जो युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित था। दुर्गेश नंदिनी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि उड़ीसा युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो है आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, और बी है कैप्टन स्लीमेन, सी है अलेक्जेंडर वन और पेम्बरटन, और डी है कैप्टन रॉबर्ट। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। कैप्टन स्लीमेन इसका सही आंसर हो जाएगा। कैप्टन स्लीमेन ने ठगों के दमन में ये संबंधित था। कैप्टन स्लीमेन को लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 1835 तक रहे थे ने ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन। तो ये कौन कब कब आया था ये पहले हम देख लेते हैं। वुड का डिस्पैच ये हमने अभी देखा कब हुआ था, 1854 ईस्वी में। और शिक्षा का ये मैकाले जो मिंट आया था ये अब आया था 1835 ईस्वी में, ये भी हमने अभी देखा था। और दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ये कब छपी थी? 1944 में। और हंटर कमीशन ये 1882 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले होगा 1822 में 4। तो 4 कौन से में दिए गए? ऑप्शन नंबर डी में 4, 3, 1 और 3। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले था 4, उसके बाद में आएगा 4, 2, 1 और 3। यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, यानी 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वुड डिस्पैच अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा 1854 में, शिक्षा का मैकाले मिंट 1835 में, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में और हंटर कमीशन 1882 से 1883 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।